हाँ जी, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल मुख्यमंत्रियों की, जितने भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको अपन वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी मैं मंत्रिपरिषद का जो वीडियो है मैं अपलोड कर चुका हूँ बहुत शानदार तरीके से। और उसके बाद में अपन ने मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन थी, उसको भी अपन एक अलग से वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज केवल और केवल अपन वन बाय वन करके मुख्यमंत्री को डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, देखो 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले क्या होता था कि जो आज अब मुख्यमंत्री का पद देख रहे हो, ये मुख्यमंत्री का पद पहले नहीं हुआ करता था, इसकी जगह प्रधानमंत्री हुआ करता था। पहले रियासतें हुआ करती थी हमारे राजस्थान में, तो रियासतों का जो हेड होता था, जो मुख्यमंत्री का पद संभालता था वहाँ पे, तो उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद में जब हमारा संविधान लागू हो जाता है तो उसके बाद में ये प्रधानमंत्री का पद ही क्या बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये भी ध्यान रखना आपको कि 1952 हमारे राजस्थान में जो एमएलए के चुनाव जो स्टार्ट होते हैं वो 1952 में होते हैं। कहने का मतलब जो पहली विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो आपको 1952 में देखने को मिलते हैं। 1952 से पहले जितने भी आपके मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके हीरालाल शास्त्री हो जाते हैं, CS वेंकटाचार्य हो जाते हैं, जयनारायण व्यास हो जाते हैं, तो ये सब आपके क्या बनते हैं, मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं। कहने का मतलब बिना चुनाव के ही इनको बैठाया जाता है पद के ऊपर, मुख्यमंत्री के पद पे। तो सबसे पहले जो मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं वो आपके कौन बनते हैं, हीरालाल शास्त्री जी बनते हैं। हीरालाल शास्त्री जी के बारे में अपन डिटेल में देखें तो इनका जन्म कहाँ पे होता है, जोबनेर, जो कि जयपुर में पड़ता है। और ये जोबनेर मेरे से, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा जो परमानेंट घर है, वहाँ से ये 15-16 किलोमीटर के आसपास दूर पड़ता है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा प्राउड वाली बात हो जाती है। 1899 में, 24 जनवरी 1899 में जोबनेर जयपुर में इनका जन्म होता है। और इनकी धर्मपत्नी का नाम रतन शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जी की धर्मपत्नी का नाम रतन शास्त्री, और इनकी पुत्री का नाम है शांताबाई। क्या नाम है, शांताबाई। और इस शांताबाई के नाम से ही शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से क्या करती हैं, एक स्कूल की स्थापना करती हैं 1935 में। 1935 में शांताबाई शिक्षा कुटीर, जो कि एक लड़कियों को, केवल लड़कियों को पढ़ाने के लिए, उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए एक स्कूल स्थापित करती है रतन शास्त्री 1935 में। कहाँ पर, निवाई, जो टोंक में निवाई नाम से जो गांव है वहाँ पे ये शांताबाई शिक्षा कुटीर स्थापित किया जाता है। आज अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये शांताबाई शिक्षा कुटीर जो है, इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है, वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ नाम से इसका नाम चेंज हो गया है। पहले क्या नाम था, शांताबाई शिक्षा कुटीर। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये जो वनस्थली विद्यापीठ है ये भारत की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है। भारत की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है कौन सी, वनस्थली विद्यापीठ, जो कि शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से स्थापित की गई थी 1935 में निवाई टोंक में। किसके द्वारा, रतन शास्त्री के द्वारा। शांताबाई जो नाम है, ये शांताबाई शिक्षा कुटीर में जो शांताबाई नाम है ये किनका नाम है, हीरालाल शास्त्री जी की पुत्री का नाम है। ओके। साथ ही साथ रतन शास्त्री से संबंधित एक इन्फॉर्मेशन आपको और याद रखनी है कि ये हमारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी महिला है जिनको पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों अवार्ड जो हैं इनसे सुशोभित किया गया है। पद्मश्री, पद्म विभूषण, इन दोनों अवार्ड से इनको सुशोभित किया गया है। राजस्थान की एकमात्र ये महिला है। आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो ये हमारे ये जो आपके हीरालाल शास्त्री जी हैं, ये हमारे राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं। राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने, हीरालाल शास्त्री जी। कब से कब तक, 7 अप्रैल 1949 से लेके 5 जनवरी 1951 तक। 26 जनवरी 1950 से पहले क्या होता था, मुख्यमंत्री के पद की जगह क्या होता था, प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। हीरालाल शास्त्री जी की रचनाओं को आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, इस नाम से इनका लोकप्रिय गीत है। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः हीरालाल शास्त्री जी का लोकप्रिय गीत है। और इनकी जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसका नाम भी आपको याद रखना है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के नाम से हीरालाल शास्त्री जी की आत्मकथा है और इनका लोकप्रिय गीत है। लोकप्रिय गीत का नाम क्या है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। आगे बात करते हैं, राजनीतिक तौर पे अगर इनकी भूमिका देखी जाए तो
ध्यान दीजिए, ये जयपुर प्रजामंडल के ये अध्यक्ष बनते हैं 1940 में। 1940 में हीरालाल शास्त्री जी जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हैं। ध्यान दीजिए, इनका जन्म जयपुर जोबनेर जयपुर में होता है और ये जयपुर की जो रियासत थी, इस रियासत में ही इन्होंने अपनी पूरी भागीदारी निभाई है। तो जयपुर प्रजामंडल के ये अध्यक्ष बनते हैं 1940 में। और साथ ही साथ जयपुर के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस टाइम पे, कौन? 1942 के टाइम पे मिर्ज़ा इस्माइल। 1942 में जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्ज़ा इस्माइल। तो मिर्ज़ा इस्माइल के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था। कौन सा एग्रीमेंट? जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट किया गया था किसके साथ? मिर्ज़ा इस्माइल के साथ। मिर्ज़ा इस्माइल कौन थे? जयपुर के प्रधानमंत्री थे। ये कब की बात है? 1942 की। 1942 में और क्या घटना होती है? आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन भी उस टाइम पे छिड़ा हुआ था। तो ऐसे याद हो सकता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी छिड़ा हुआ था और साथ ही साथ 1942 में जो मिर्ज़ा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री थे, इनके साथ हीरालाल शास्त्री जी ने एक एग्रीमेंट किया था जिसका नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट। ओके, आगे बात करते हैं। ये लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। कहने का मतलब ये एमपी के जो चुनाव होते हैं, उन चुनाव में ये एक बार आपके सवाई माधोपुर जो लोकसभा की सीट है, सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से ये जीते थे और एक बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं 1957 से लेकर 1962 तक। इनकी मृत्यु हो जाती है 1974 में, 28 दिसंबर 1974 को। और इनकी समाधि बनी हुई है वनस्थली में, और ये वनस्थली वहीं पर है आपके निवाई टोंक में। मुख्य सचिव, इनके टाइम पे मुख्य सचिव रहते हैं जो कि आपके राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। कौन? के राधाकृष्ण। और के राधाकृष्ण के बाद में कौन? वी नारायणन। एक तो आपके भाई ये प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, तो इनके टाइम पे जो मुख्य सचिव आएगा, पहली बार आएगा, वो आपके राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव होगा, जिनका नाम क्या है? के राधाकृष्णन। मैंने आपको पिछले वीडियो में याद करवाया कि सचिवालय में चारों दीवारों पे, चारों तरफ जितनी भी दीवारें थी उन पे राधाकृष्ण की तस्वीर लगाई गई और राधाकृष्ण को ही क्या बैठाया गया? मुख्य सचिव के पद पे बैठाया गया। तो के राधाकृष्णन नाम से प्रथम मुख्य सचिव किनके कार्यकाल में बने? आपके हीरालाल शास्त्री जी के कार्यकाल में बने, जो कि हीरालाल शास्त्री जी कौन थे? राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। आगे बात करते हैं वी नारायण की, जो कि आपके दूसरे मुख्य सचिव बनते हैं। कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं की बात करें तो इनके टाइम पे 1949 में 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू की जाती है। संभागीय व्यवस्था, आज के टाइम पे आप जो ये संभाग देख रहे हो और संभागों के अंदर जो जिले देख रहे हो, ये संभागों की व्यवस्था हीरालाल शास्त्री जी के टाइम पे स्टार्ट की गई थी 1949 में। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। किनके कार्यकाल में? हीरालाल शास्त्री जी के कार्यकाल में। ओके, ये संभागीय व्यवस्था 1962 में बंद भी कर दी जाती है। किनके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़े जी के द्वारा, और फिर वापस से शुरू की जाती है। कहने का मतलब एक बार शुरू, फिर बंद, और फिर बाद में शुरू की जाती है। और वो शुरू करने के बाद में जब दूसरी बार जब शुरू की गई थी तो वो अब तक कंटिन्यू चलती हुई आ रही है। बीच में बंद कर दी गई थी मोहनलाल सुखाड़े जी के कार्यकाल में। ओके, याद रखना। आगे बात करते हैं अपन C.S. वेंकटाचार्य की। C.S. वेंकटाचार्य, जिनका पूरा नाम है कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार्य। कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार्य, ये एक ICS ऑफिसर थे। वर्तमान में जो आप IAS अधिकारी देखते हो, ये पहले IAS अधिकारी का जो पद होता था, इसको पहले ICS बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज या इंडियन सिविल सर्वेंट। IAS की जगह ICS हुआ करता था। तो उस टाइम पे C.S. वेंकटाचार्य जो थे, ये ICS अधिकारी थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मैसूर, जो कि कर्नाटक में है। मैसूर कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। और ये इनकी पोस्टिंग कहाँ पर थी? राजस्थान में थी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के ये प्रशासनिक अधिकारी थे। तो उस टाइम पे देखो क्या हुआ, एक कंडीशन को समझने की कोशिश करो। ये बात हो रही है 1951 के आसपास की, और इसके कुछ सालों पहले ही क्या हुआ था? हमारे राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण था, इस चौथे चरण में क्या हुआ था कि हमारे राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें आपस में मिलती हैं। और जब बड़ी रियासतें आपस में जब मिली तो बहुत मुश्किल से मिली, और मिलने के बाद में भी इनमें छुटपुट कुछ वाद विवाद होते रहते थे। क्योंकि बात ये होती थी कि भाई इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इनका जो बाकी के जो पैसों का जो लेन देन करेगा वो कौन करेगा, है ना। इनको पदों को लेकर इनको क्या रहती थी? वाद विवाद होते रहते थे, राजधानी से रिलेटेड मामले रहते थे। तो इनमें कभी भी मतलब शांति नहीं रही, अनबन रहती थी सारे दिन।
तो ये 1951 के आसपास भी ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, क्योंकि हमारा एकीकरण जो चलता है ना वो लास्ट में 1956 तक चलता है, 1956 तक चलता है, सातवें एकीकरण का सातवां चरण। तो ये 1951 के टाइम पे क्या हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्था फैली हुई थी राजस्थान में, और इस अव्यवस्था को दबाने के लिए ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी हो गया था जो कि प्रशासनिक मामलों को देखने में ज़्यादा कुशल हो। तो उस टाइम पे CS वेंकटाचार्य बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी थे। इनको फिर केंद्र सरकार ने क्या किया था, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया था, ताकि राजस्थान में जो अव्यवस्था फैली हुई है इस अव्यवस्था को सही तरीके से व्यवस्थित किया जा सके। तो मुख्यमंत्री ये बनते हैं 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 अप्रैल 1951 तक। ये हमारे राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री तो कौन थे, हीरालाल शास्त्री। दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, आपके CS वेंकटाचार्य। इनको केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया गया था, क्योंकि केंद्र सरकार को की ये पूरी जिम्मेदारी थी कि भाई जितने भी राज्य आपस में एकीकृत हो रहे हैं, आपस में रियासतें एकीकृत हो रही हैं, तो उनमें शांति रखी जाए। अगर शांति नहीं रहेगी तो ये जो हमने पूरी ताकत लगा के इन रियासतों को एकीकृत किया है, इकट्ठा किया है, तो ये वापस से ना बिखर जाए। इसलिए केंद्र सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए CS वेंकटाचार्य, जो कि IAS अधिकारी थे, IAS अधिकारी के पद पे रहते हुए ये मुख्यमंत्री बन गए थे। जबकि आमतौर पे आजकल क्या होता है कि जो सरकारी जो सर्वेंट है वो सर्वेंट चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको सरकारी पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये क्या हुआ था, IAS के पद पे रहते हुए ये मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे थे। तो IAS या ICS अधिकारी रहते हुए ये मुख्यमंत्री बने थे। और रियासत काल में क्या हुआ कि बीकानेर और जोधपुर के ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। बीकानेर और जो जोधपुर जो रियासत थी, उस रियासत में भी ये क्या रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्योंकि पहले प्रधानमंत्री का पद ही मतलब ये जो मुख्यमंत्री का पद आज आप देख रहे हो, ये पद पहले क्या होता था, प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। तो ये बीकानेर और जोधपुर के भी ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कनाडा के ये राजदूत भी रह चुके हैं। और साथ ही साथ इनके समय जो मुख्य सचिव रहते हैं वो K राधाकृष्ण और SW शिवशंकर, K राधाकृष्ण और SW शिवशंकर। और ये SW शिवशंकर आपके जयनारायण व्यास के टाइम पर भी रहते हैं। ओके, आगे बात करें। इनमें तो मेन चीज़ क्या थी, इनका जन्म मैसूर कर्नाटक में, कदाम्बी ससटार वेंकटाचार्य इनका नाम रहता है। दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया गया, IAS अधिकारी रहते हुए मुख्यमंत्री बने। और रियासत काल में ये बीकानेर और आपके जोधपुर रियासत के भी ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कनाडा के राजदूत और K राधाकृष्ण इनके टाइम पे, K राधाकृष्ण और SW शिवशंकर इनके मुख्य सचिव रहते हैं। आगे बात करते हैं हमारे राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री की, जिनका जो जन्म है वो जैसलमेर में होता है। जयनारायण व्यास जी का जन्म होता है जैसलमेर में, लेकिन ये काम कहाँ पर करते हैं, जोधपुर में। क्योंकि जैसलमेर उस टाइम पे इतनी ज़्यादा एक्टिव रियासत नहीं थी, और ये क्या थोड़े से राजनीति में पॉलिटिक्स में ज़्यादा ही रुचि रखते थे। इसलिए क्या हुआ, ये जोधपुर रियासत में यहाँ पे आ जाते हैं और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में क्या होता है कि ये जोधपुर रियासत को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं, अच्छी अपनी भागीदारी निभाते हैं। लेकिन बाद में होता क्या है कि 1951-52 के आसपास में क्या होता है कि वहाँ के जो सामंत थे वो किसानों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, जनता पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। तो ये जयनारायण व्यास जी क्या करते हैं, इस सामंतशाही के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। और इस विद्रोह के कारण ही क्या हो जाता है, इनको जेल भी जाना पड़ जाता है। ओके, तो ये डिटेल इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो इनका जन्म हुआ था जैसलमेर में, और ये चले कहाँ पे जाते हैं, जोधपुर में। क्योंकि जोधपुर रियासत उस टाइम पे पश्चिम, हमारे राजस्थान के पश्चिम में टॉप लेवल की रियासत हुआ करती थी, बहुत ही हलचल वाली रियासत हुआ करती थी, ज़्यादा ही एक्टिव थी यहाँ की रियासत जोधपुर की। ओके, इनके उपनाम भी हैं, लक्कड़ फक्कड़ धुन के धनी, लोकनायक, शेर राजस्थान और जैसलमेरिया व्यास। धुन के धनी भी लिख देना, धुन के धनी, लक्कड़ फक्कड़ धुन के धनी, शेर ए राजस्थान और जैसलमेरिया व्यास। जैसलमेरिया व्यास तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसलमेर के थे और फिर कहाँ पे आ जाते हैं, ये जोधपुर आ जाते हैं, इसलिए इनको जैसलमेरिया व्यास भी कहा जाता है। तो लक्कड़ फक्कड़ धुन के धनी, लोकनायक और शेर ए राजस्थान, ये 5 उपाधियां हैं, 5 उपनाम हैं। लक्कड़
फक्कड़, धुन के धनी, लोकनायक और शेरे राजस्थान। ये पांचों नाम आपके दिमाग के अंदर ऐसे कैसे छपे हुए होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के जो ऑप्शंस होते हैं ऑप्शंस में मिलान वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके, इनके द्वारा समाचार पत्र भी निकाले गए, जैसे कि पीप नाम का एक समाचार पत्र निकाला गया जो कि अंग्रेजी में था। अखंड भारत का नाम का जो समाचार पत्र निकाला गया 1938 में, कहाँ से? बम्बई से, तो उनमें भी जयनारायण व्यास जी की भागीदारी रहती है। आगीवाण नाम से एक समाचार पत्र निकाला जाता है ब्यावर से 1932 में। तरुण राजस्थान नाम से एक अखबार निकाला जाता है जो कि ब्यावर से निकाला जाता है, कब? 1927 में। ये तरुण राजस्थान का जो ये नाम जो आपका अखबार है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें विजय सिंह पथिक का नाम भी आपको देखने को मिलता है। जब अपन समाचार पत्र वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें बाकायदा एक एक समाचार पत्र को डिटेल में पढ़ेंगे कि वो किससे रिलेटेड था और उसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब वो किससे संबंधित थी। ओके, तो पीप नाम का अंग्रेजी अखबार, उसके बाद में अखंड भारत 1938 में मुंबई से शुरू किया गया, आगीवाण 1932 में ब्यावर से, और तरुण राजस्थान आपका 1927 से ब्यावर से शुरू किया जाता है। राजस्थान के ये प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठा दी थी। सामंतशाही, जोधपुर में जो किसानों के और जनता के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे, इस अत्याचार के विद्रोह में सामंतों के खिलाफ हो जाते हैं, ये सामंतों के खिलाफ हो जाते हैं। और उसका कारण आप कारण नहीं, इसका रिजल्ट आप समझते हो कि भाई राजा के खिलाफ होने का सीधा सा मतलब क्या है कि राजा आपको नुकसान पहुंचाएगा। और नुकसान क्या पहुंचाएगा कि भाई इनको सिवाना जो दुर्ग है, उस सिवाना दुर्ग में इनको नज़रबंद कर दिया गया। कहने का मतलब जेल के अंदर डाल दिया गया, एक जगह बंद कर दिया गया इनको, सिवाना दुर्ग, बालोतरा। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रजामंडलीय आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया था, जिसके चलते क्या हुआ, यहाँ के जो सामंत थे, राजा थे, इन्होंने सिवाना दुर्ग में इनको बंद कर दिया ताकि ये जो विद्रोह है इस विद्रोह को थोड़ा सा दबाया जा सके। लेकिन हुआ क्या, जैसे इनको जेल में डाला गया तो भाई साहब इनके चाहने वाले जो लोग थे ना, वो लोग बहुत ज़्यादा तरीके से एक आग की तरह विद्रोह शुरू कर देते हैं। और ये जो सामंतशाही थी, इस सामंतशाही को मतलब कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था इस जनता को। ओके, आगे बात करते हैं। इनके द्वारा कुछ संगठन भी बनाए गए, जैसे कि मारवाड़ सेवा संघ, हितकारिणी सभा और मारवाड़ यूथ लीग। 3 संगठन इनके द्वारा बनाए गए, मारवाड़ सेवा संघ, हितकारिणी सभा और मारवाड़ यूथ लीग। कहने का मतलब इन संगठनों में इनकी बहुत अच्छी खासी भागीदारी रहती है। पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि मारवाड़ सेवा संघ, हितकारिणी सभा और मारवाड़ यूथ लीग ये किससे संबंधित है, तो ये जयनारायण व्यास जी से संबंधित है। राजस्थान के ये तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं। 26 अप्रैल 1951 से लेके 3 मार्च 1952। कहने का मतलब ये लगभग 11 महीने या 12 महीने के आसपास ये मनोनीत मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के रहते हैं। दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री और दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था फिर? तो पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री था कौन? टीकाराम पालीवाल। पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? टीकाराम पालीवाल, हमारे राजस्थान का। जब हमारे विधानसभा के जो पहले चुनाव होते हैं उन चुनावों में पहला जो मुख्यमंत्री बनता है वो कौन बनता है? टीकाराम पालीवाल। तो फिर दोबारा से जयनारायण व्यास जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? रीज़न देखो, उस टाइम पे क्या हुआ, जयनारायण व्यास जी, एक तो जयनारायण व्यास जी आपके, ठीक है, जोधपुर रियासत से जयनारायण व्यास। इधर आपके जयपुर में कौन थे? हीरालाल शास्त्री। उदयपुर में कौन थे उस टाइम पे? माणिक्यलाल वर्मा। तो ये 3-4 जो पॉलिटिशियन थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भागीदारी निभा रहे थे और इनमें से किसी एक को बनना था, मुख्यमंत्री बनना था। लेकिन हुआ क्या कि जब चुनाव होते हैं तो पहली बार मुख्यमंत्री किसको बना दिया गया? टीकाराम पालीवाल को। बनना किसको था? या तो हीरालाल शास्त्री को, या फिर माणिक्यलाल वर्मा को, या फिर आपके जयनारायण व्यास को, है ना, इनमें से किसी एक को बनना था। बना किसको दिया? टीकाराम पालीवाल को। और हो क्या गया कि जब ये टीकाराम पालीवाल जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस टाइम पे जो विधानसभा के जो विधायक थे, ये विधायक विद्रोह कर देते हैं और टीकाराम पालीवाल जी के खिलाफ हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि टीकाराम पालीवाल जी के खिलाफ होने का सीधा सा मतलब यह है कि भाई जब टीकाराम पालीवाल जी की विधानसभा में सरकार के टाइम पे क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव रख दिया जाता है विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव रख दिया जाता है। और
इसके चलते क्या होता है, टीकाराम पालीवाल जी को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद में टीकाराम पालीवाल जी को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। और इस्तीफा देने के बाद में जयनारायण व्यास जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन ऐसे ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, एमएलए या मतलब कहने का मतलब विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। हमारे राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, तो कहने का मतलब है कि विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, तभी जाके वो क्या बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन जब चुनाव होते हैं 1952 में, जब पहली बार चुनाव होते हैं हमारे राजस्थान में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जयनारायण व्यास जी ने भी चुनाव लड़े थे। 2 सीटों से लड़े थे एक साथ। पहली बार जब चुनाव होते हैं तो जयनारायण व्यास जी 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं। एक तो आपका जोधपुर शहर बी और जालोर ए, इन 2 सीटों से ये चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इन 2 सीटों में जो सामने जो आदमी खड़ा था वो राजा ही था। इस रियासत के, जोधपुर के, जालोर के, जहां से ये खड़े हुए थे वहां के ये सामंत या राजा के सामने ये जयनारायण व्यास जी खड़े हो गए थे, जिसके चलते क्या हुआ कि ये अच्छे खासे वोट बटोर नहीं पाए और ये दोनों सीटों से हार जाते हैं। और इसी कारण क्या होता है, जयनारायण व्यास जी के हारने की वजह से क्या हो जाता है, टीकाराम पालीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन टीकाराम पालीवाल जी के खिलाफ में विधायक खिलाफ में हो जाते हैं और अविश्वास प्रस्ताव रख देते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि जयनारायण व्यास जी को टीकाराम पालीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ता है। उनकी जगह जयनारायण व्यास जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, दोनों जो विधानसभा की सीटें थी, जोधपुर शहर बी और जालोर ए, इनसे तो ये हार जाते हैं। लेकिन दोबारा से फिर क्या होता है, केवल एक सीट पे चुनाव करवाए जाते हैं, क्योंकि इनको अल्टीमेटली करना क्या था, जयनारायण व्यास जी को मुख्यमंत्री बनाना था। तो अल्टीमेटली फाइनली क्या करवाया गया, एक सीट जो कि किशनगढ़ की जो सीट थी, किशनगढ़ की जो विधानसभा सीट थी, इस सीट से जब पहली बार जब चुनाव होते हैं तो यहाँ से कौन जीत कर आ गया था, यहाँ से चांदमल मेहता नाम से आदमी जीत कर आ गया था। तो चांदमल मेहता जी को प्रेशर देके इनको इस्तीफा दिलवाया गया, इस सीट से, किशनगढ़ वाली सीट से इस्तीफा दिलवाया गया। और जयनारायण व्यास जी को इसी सीट से दोबारा से उपचुनाव जितवाए गए यहाँ से। और यहाँ से उपचुनाव जीतने का मतलब है कि ये विधानसभा के सदस्य बन गए। और उसके बाद में जयनारायण व्यास जी को राजस्थान का दूसरा निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो जयनारायण व्यास जी हैं, ये हमारे राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहते हैं और दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री भी बनते हैं 1 नवंबर 1952 से लेकर 13 नवंबर 1954। ओके, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों पद पर रहते हैं। निर्वाचित और मनोनीत दोनों पद पे ये रहते हैं। पहली विधानसभा में ये दोनों 2 सीट कौन सी, जोधपुर शहर बी और जालोर ए, दोनों से हार गए थे। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, किशनगढ़ सीट से दोबारा से उपचुनाव लड़े। इन उपचुनाव में ये जीत कर आते हैं और इसके बाद में क्या होता है कि इनको राजस्थान का दूसरा निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, किशनगढ़ सीट जब पहली बार जब चुनाव हुए थे तो उस टाइम पे क्या हुआ था, चांदमल मेहता नाम से आदमी जीत कर आया था, जिसको जबरदस्ती हटाया गया, त्यागपत्र दिलवाया गया और उसकी जगह जयनारायण व्यास जी को दोबारा से जिताया जाता है। मुख्यमंत्री बनने से पहले ये कभी भी किसी भी सरकार के ये मंत्री नहीं रहते हैं, किसी भी सरकार में ये, किसी भी मंत्री परिषद में ये मंत्री नहीं रहते हैं। ओके, आगे बात करते हैं जोधपुर रियासत की जो लोकप्रिय सरकार थी, इसके ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये जब ये जैसलमेर से जोधपुर आते हैं तो जोधपुर की सरकार को या जोधपुर की रियासत को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं शुरुआत में। लेकिन बाद में क्या होता है कि वहाँ के जो सामंत थे वो जनता पे अत्याचार करने लगे थे, जिसके चलते क्या हुआ था, भाई देखो, पॉलिटिशियन का सीधा सा मतलब ये होता है कि वो जब जनता को सपोर्ट करेंगे तो जनता उनको सपोर्ट करेगी। तो जनता को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, जो सामंत थे, सामंतों के खिलाफ ही इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। तो जब ये पहले शुरुआत में जब आए थे तो उस टाइम पे जोधपुर रियासत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था इन्होंने, ठीक है, बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाई थी। तो उस टाइम पे इनको प्रधानमंत्री भी बनाया गया था, जोधपुर रियासत में इनको प्रधानमंत्री भी बनाया गया था 1948 में, ठीक है। एक बार ये राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं आपके जयनारायण व्यास जी। और आपके जो पहले जो हीरालाल शास्त्री जी थे वो आपके लोकसभा के सांसद रहे थे और ये जो हैं राज्यसभा के सांसद रहते हैं। इनके टाइम पे दो आपके मुख्य सचिव रहते हैं, एक तो आपका SW शिवशंकर और आपका BG राव। आगे बात करते हैं आपके टीकाराम पालीवाल जी के। तो मैंने आपको बताया कि जब हमारी विधानसभा के पहली बार चुनाव होते हैं 1952 में, तो उस टाइम पे टीकाराम
टीकाराम पालीवाल जी को पहला हमारे राजस्थान का निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया जाता है 3 मार्च 1952 से लेके 31 अक्टूबर 1952। लेकिन ध्यान दीजिए, जब किशनगढ़ सीट से जयनारायण व्यास जी को जिताया जाता है, तो जयनारायण व्यास जी के जीतने के बाद में इनको इस्तीफा देना पड़ता है और इनकी जगह किसको बैठाया जाता है? जयनारायण व्यास जी को बैठाया जाता है। तो जयनारायण व्यास जी दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बन जाते हैं और इनको फिर लालच दिया जाता है कि भाई तुमको उप मुख्यमंत्री बना देंगे। हालांकि उप मुख्यमंत्री का पद कोई मतलब का पद नहीं है, संविधान में भी इसका उल्लेख नहीं है, कोई अधिकार नहीं होता है, कोई शक्ति नहीं होती है इसके पास। तो कहने का मतलब है कि इनको केवल एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि भाई तुम्हें क्या बना दिया जाएगा? उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, अब की बार आप जयनारायण व्यास जी को मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए। तो ये बेचारे अविश्वास प्रस्ताव इनके पारित करवा दिया जाता है इनके खिलाफ में और इनको पद से हटा दिया जाता है। तो एकमात्र व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पे रहते हैं और साथ ही साथ इनके जो अन्य योगदान रहते हैं राजस्थान में, तो वो है कि यूथ लीग संस्था के ये संस्थापक भी रह चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं। ध्यान दीजिए, आपके जो हीरालाल शास्त्री जी थे वो केवल लोकसभा के सांसद थे, उसके बाद में जयनारायण व्यास जी थे वो राज्यसभा के सांसद थे, और आपके जो टीकाराम पालीवाल हैं, टीकाराम पालीवाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ये सांसद रह चुके हैं। राजस्थान की विधानसभा में पहली बार इनकी जो कामचलाऊ सरकार थी, कामचलाऊ सरकार क्यों बोला गया है? क्योंकि जैसे ही इनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो हमारे राजस्थान के जो विधायक थे, विधानसभा में जो विधायक थे, इनके खिलाफ हो जाते हैं। और जब सरकार के ही खिलाफ में, मुख्यमंत्री के खिलाफ में अगर ज़्यादा विधायक आ जाते हैं, विद्रोह करने लग जाते हैं, तो वो सरकार कामचलाऊ सरकार कहलाती है। केयर टेकर गवर्नमेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? केयर टेकर या कामचलाऊ सरकार उसको बोला जाता है। तो राजस्थान में पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है वो किनकी सरकार में रखा जाता है? टीकाराम पालीवाल जी की सरकार में रखा जाता है। और जिसके चलते क्या हुआ? टीकाराम पालीवाल जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, इनकी जगह जयनारायण व्यास जी को लाया गया, और इनको हटाने के बाद में कौन सा पद दिया गया था? उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। इसलिए एकमात्र व्यक्ति जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पे रह चुके हैं। ओके, इनके टाइम पे मुख्य सचिव SW शिवशंकर। तो SW शिवशंकर आपके बहुत जगह काम कर चुके हैं। एक तो आपके टीकाराम पालीवाल जी की जगह के कार्यकाल में, उसके बाद में जयनारायण व्यास जी के कार्यकाल में, और आपके CS वेंकटाचार्य के कार्यकाल में भी SW शिवशंकर आपको देखने को मिलते हैं। तो 3 मुख्यमंत्रियों के टाइम पे आपके SW शिवशंकर मुख्य सचिव रह चुके हैं। इसके बाद में बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आदमी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि सबसे युवा मुख्यमंत्री, राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री, मात्र 38 साल की उम्र में ही ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सबसे युवा मुख्यमंत्री माने जाते हैं अब तक के हमारे राजस्थान में। ठीक है, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में और बात करते हैं अपन कि इनका जन्म 1916 31 जुलाई 1916 को झालरापाटन, जो कि झालावाड़ में पड़ता है, तो झालरापाटन में इनका जन्म हुआ था 1916 में। ठीक है, 2 फरवरी 1982 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ पर होती है इनकी? बीकानेर में होती है। इनकी कर्मस्थली कहाँ पर थी? उदयपुर में थी। इनकी कर्मस्थली कहाँ पर थी? उदयपुर में थी, मेवाड़। इनका उपनाम आधुनिक राजस्थान के निर्माता इनको कहा जाता है, क्योंकि इनके टाइम पे वो राजस्थान में बहुत बड़े स्टेप लिए जाते हैं विकास से संबंधित। सबसे ज़्यादा विकास अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा विकास केवल इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। हालांकि फिर उसके बाद में आपके अशोक गहलोत जी ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है विकास में हमारे राजस्थान में। जो आप थोड़ा बहुत आप देख रहे हो विकास, ये इन 2 की ही बदौलत है, ये मान के चलो, आपके मोहनलाल सुखाड़िया और आपके अशोक गहलोत जी। बाकी तो और हालांकि देखो एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, लेकिन भाई देखा जाता है ना कि कौन ज़्यादा गंदा है, कौन कम गंदा है। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी और अशोक गहलोत जी थोड़ा सा अपन को ऐसे लगता है कि भाई इन्होंने चाहे कुछ भी किया होगा, लेकिन विकास पे अच्छा खासा ध्यान इन्होंने दिया है। मोहनलाल सुखाड़िया जी आधुनिक राजस्थान के इनको निर्माता भी कहा जाता है। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री, मात्र 38 साल की उम्र में ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनते हैं, सर्वाधिक कार्यकाल वाले। लगातार
लगातार 1954 से लेकर 1971 तक, 1954 से लेकर 1971 तक लगातार 17 साल तक, 17 साल तक लगातार हमारे राजस्थान के ये चार बार क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनते हैं 1954 से लेकर 71, लगातार 17 साल। कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं ये अब तक? 4 बार। अब तक 4 बार मुख्यमंत्री कोई भी नहीं बन पाया है, कोई भी नहीं बन पाया है। अगर अब की बार अशोक गहलोत जी आ जाते हैं तो फिर ये रिकॉर्ड टूट जाता, लेकिन अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं टूट पाया है। ध्यान दीजिए, मोहनलाल सुखाड़िया जी किस धर्म से संबंध रखते थे? जैन धर्म से, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इंदुबाला नाम की एक लड़की थी जो कि हिंदू धर्म की थी, आर्य समाज हिंदू धर्म, हिंदी नहीं हिंदू, इंदुबाला नाम की एक हिंदू लड़की थी और ये क्या थे, जैन धर्म के से संबंध रखते थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी इंदुबाला नाम की लड़की से क्या कर लेते हैं, ये अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं। अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं मतलब एक जाति से दूसरी जाति, मतलब जैसे मैं जाट हूं तो मैं जाट को छोड़ के किसी दूसरी जाति में विवाह कर लूं तो ये विवाह जो होगा वो अंतरजातीय होगा, एक जाति को छोड़कर दूसरी जाति। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी ने भी क्या किया, अंतरजातीय विवाह कर लिया। और पहले क्या, आजकल तो थोड़ा सा सुधार हुआ है कि भाई दूसरी जाति में भी आप जाके शादी कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे थी कि भाई आप दूसरी जाति में विवाह करने की तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया जी ने ये काम कर लिया। ये जैन धर्म से थे, ये हिंदू धर्म के लड़के से विवाह कर लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो नाथ द्वारा के जो बाजार थे ये बाजार बंद कर दिए गए थे, इतना विरोध वहाँ पे दिखाया गया। इन्होंने जब शादी की थी तो बहुत तगड़ा विरोध होता है इसका, और नाथ द्वारा के बाजार भी इस विरोध के प्रदर्शन में बंद रखे जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, इनके पिताजी का नाम था पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया, जो कि एक फेमस क्रिकेटर हुआ करते थे। ओके, पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया। इनके कार्य की प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं अपन, तो देखो इनके द्वारा पंचायती राज की शुरुआत की जाती है। पंचायती राज ये बहुत बड़ा स्टेप, बहुत ही बड़ा स्टेप। नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत की जाती है। और पंचायती राज हमारे भारत का, ये मान के चलो कि प्रशासन का या विकास का एक नींव है, इसके बगैर नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ये मान के चलो। तो पंचायती राज जो लागू किया जाता है वो 1959 में नागौर से शुरू किया गया था। किनके कार्यकाल में? मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था ये। ओके, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है इसका उद्घाटन भी 1958 में इन्हीं के हाथों से किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इन्हीं के कार्यकाल में शुरू की जाती है, जो कि राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है कि भाई हमारे पश्चिमी राजस्थान में अगर ये जो कृषि को अगर जिंदा रख रखा है तो वो केवल इंदिरा गांधी नहर परियोजना की वजह से ही वो जिंदा है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था। आगे बात करते हैं, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ये जो संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी 1949 में, 23 मार्च 1949 में हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था जो शुरू की गई थी, ये 1962 में आने के बाद में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इस संभागीय व्यवस्था को अप्रैल 1962 में इसको समाप्त कर दिया था। आगे बात करते हैं, पहला जो राष्ट्रपति शासन लगता है हमारे राजस्थान में, जो कि 1967 में लगता है, वो किनके कार्यकाल में लगता है? मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में लगता है। दूसरा कार्यकाल हरिदेव जोशी जी के टाइम पे, और तीसरा और चौथा आपका भैरव सिंह शेखावत जी के टाइम पे, जो कि 1980 और 92-93 में लगता है। ये ऑलरेडी मैं आपको याद करवा चुका हूँ। आगे देखिए, प्रथम महिला जो कमला बेनीवाल जो मंत्री बनती है, कमला बेनीवाल जो मंत्री बनती है, ये किनके कार्यकाल में पहली बार बनती है? आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में बनती है। या ऐसे भी इस लाइन को बोला जा सकता है कि राजस्थान में जो पहली मंत्री बनती है, पहली महिला मंत्री बनती है, राजस्थान में पहली महिला मंत्री कौन बनती है? कमला बेनीवाल। किनके कार्यकाल में बनती है? मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में बनती है। तो राजस्थान में प्रथम महिला मंत्री बनती है कमला बेनीवाल। उप मंत्री बनती है ये किनके सरकार में? मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके बाद में इतने देखो 17 साल का कार्यकाल इनका रह चुका है, तो मुख्य सचिवों की जो लिस्ट होगी वो भी लंबी होगी। तो इन मुख्य सचिवों को याद करवाने के लिए मैं अलग से क्या करूँगा, एक वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपको डिटेल में ये सारे जो मुख्य सचिव हैं इनको याद करवाऊँगा, क्योंकि मुख्य सचिव से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
हमें मज़ा नहीं आता है कि वीडियोस लंबे बने या एक्स्ट्रा कोई आपको कंटेंट दिया जाए, हमें मज़ा बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अलग से डिटेल में एक वीडियो दिया जाएगा जिसमें केवल और केवल मुख्य सचिव होंगे और उनको याद करवाने से संबंधित डिटेल होंगी। ओके, तो इनके कार्यकाल में इतने मुख्य सचिव रहते हैं। अगर आपको याद होते हैं, रटने का अगर आप इच्छुक हो तो आप रट सकते हो। आगे देखिए, आगे बात करते हैं बरकतुल्लाह खान, जो कि 1920 से लेके 1973 तक इनका जीवन काल रहता है। ये प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बनते हैं और साथ ही साथ अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री भी बनते हैं। देखो, मुस्लिम, जैन, पारसी, ये जो समुदाय हैं, ये समुदाय इनकी संख्या हमारे भारत में कम है, इसलिए इनको अल्पसंख्यक बोला जाता है। अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी बोला जाता है, माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक इनको बोला जाता है। ये मुस्लिम थे तो मुस्लिम भी माइनॉरिटी के अंदर आती है। तो बरकतुल्लाह खान जो थे, ये हमारे राजस्थान के प्रथम मुस्लिम और प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनते हैं। प्रथम अल्पसंख्यक और प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बनते हैं कौन? बरकतुल्लाह खान। इनका कार्यकाल 9 जुलाई 1971 से लेके 11 अक्टूबर 1973 तक रहता है। मोहनलाल सुखाड़िया जी के बाद में ये क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका पद पे रहते हुए निधन हो जाता है, पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? बरकतुल्लाह खान की। इनका जो उपनाम है वो प्यारे मियाँ है। प्यारे मियाँ के नाम से भी इनको जाना जाता था। मियाँ, जो कि आपके मुस्लिम समाज में ये बात बोला जाता है, ये शब्द मुस्लिम है, ये प्यारे मियाँ। ओके, इंदिरा गांधी को ये भाभी कहकर पुकारते थे। इंदिरा गांधी को ये भाभी कहकर पुकारते थे। क्यों पुकारते थे? क्योंकि इंदिरा गांधी के जो पति थे फिरोज गांधी, तो फिरोज गांधी और ये जो बरकतुल्लाह खान है, ये क्या थे? आपस में बहुत ही जिगरी दोस्त थे, चड्डी यार थे एक तरीके से, ये मान के चलो। और फिरोज गांधी की जो पत्नी थी कौन? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को ये क्या कहते थे? भाभी कहकर पुकारते थे। भाई देखो, किताबों में तो यही बात लिखी हुई है, बाकी इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों कहते थे भाभी, वो तो राम ही जाने। पत्नी की बात है तो उषा मेहता, जो कि एक हिंदू नाम है, और इधर आपके बरकतुल्लाह खान आपके क्या हैं? मुस्लिम है। तो देखो, इतनी मतलब एक अच्छी बात है कि भाई एक मुस्लिम एक हिंदू से शादी कर रहा है, तो एक अच्छी बात है। अभी क्या हो रहा है कि मुस्लिम, हिंदू, ये जातियाँ ये बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे आ चुकी हैं, और इसीलिए ये दंगे आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जबकि वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग जो है भगवान की, वो तो एक ही है भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब एक हैं। यहाँ आने के बाद में इनको बांटा जाता है, ये सब आपको पता है ऐसा। लेकिन हम तो पढ़े लिखे इंसान हैं, तो हमें तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत पाक युद्ध 1971 में, भारत पाक युद्ध जो 1971 में हुआ था, उस टाइम पे ये मुख्यमंत्री थे बरकतुल्लाह खान। भारत पाकिस्तान का जो 1971 में युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे ये मुख्यमंत्री थे हमारे राजस्थान के। इनके मुख्य सचिव टाइम पे मुख्य सचिव रहते हैं जोरावर सिंह और सुंदरलाल। ओके, आगे बात करते हैं अपन हरिदेव जोशी जी की। हरिदेव जोशी जी भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। ये 3 बार हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 3 बार हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनका कार्यकाल देखो, 11 अक्टूबर 1973 से लेके 1977, 85 से लेके 88, 89 से लेके 90। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनका 3 बार कार्यकाल रह चुका है, लेकिन 5 साल का कार्यकाल इनका कंप्लीट नहीं हुआ कभी भी। तो इनके नाम पे एक फैक्ट ऐड हो जाता है कि भाई हरिदेव जोशी जी हमारे राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन एक बार भी इन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। ओके, साथ ही साथ ये लगातार 10 बार विधायक रह चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, 10 बार विधायक रह चुके हैं। आप सोच के देखो, लगातार कंटिन्यूस तौर पे एक एमएलए 10 बार किसी क्षेत्र का विधायक रह चुका है, तो आप सोच के देखो कि कितना पॉपुलर आदमी होगा। तो हरिदेव जोशी जी हमारे राजस्थान की विधानसभा में लगातार ये 10 बार विधायक भी रह चुके हैं, हमारे राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन्होंने कभी भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। साथ ही साथ कमाल की बात यह भी है कि ये कभी सांसद नहीं बने। सांसद नहीं बने कहने का मतलब एमपी के चुनाव में ये खड़े ही नहीं हुए, ना तो लोकसभा में ये सदस्य बने, ना ही राज्यसभा में सदस्य बने।
एक कमाल की बात और है कि विकलांग मुख्यमंत्री थे ये हमारे राजस्थान के, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो कि विकलांग थे, इनका एक हाथ नहीं था, ये विकलांग मुख्यमंत्री थे हमारे राजस्थान के। ओके, और बात करते हैं, दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगता है हमारे राजस्थान में 1977 में, वो इन्हीं के कार्यकाल में लगता है। और जो संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी अप्रैल 1962 में, किनके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़े जी के द्वारा, वो व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था वापस से शुरू कर दी जाती है 1987 में, पुनः शुरू कर दी जाती है। 1990 से 92 तक ये विपक्ष के नेता भी रहते हैं। असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। इनके टाइम पे जो मुख्य सचिव है सुंदरलाल मोहन मुखर्जी, आनंद मोहन लाल, नरेश चंद्र विपिन लाल बिहारी माथुर, तो ये मुख्य सचिव भी इनके कार्यकाल में रह चुके हैं। तो इनके नाम पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि 10 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। साथ ही साथ जो संभागीय व्यवस्था 1962 में बंद कर दी गई थी, वो 1987 में वापस शुरू कर दी गई, किसके द्वारा? हरिदेव जोशी जी के द्वारा। और साथ ही साथ हमारे राजस्थान का जो तीसरा मुख्यमंत्री राष्ट्रपति शासन लगता है, वो इन्हीं के कार्यकाल में लगता है। ओके, विकलांग मुख्यमंत्री थे और कभी भी ये सांसद नहीं रहते हैं। आगे बात करें अपन भैरों सिंह शेखावत जी की। भैरों सिंह शेखावत जी जहाँ के ये थे, मतलब खाचरियावास के जहाँ के थे, तो ये मात्र हमसे 3 या 4 किलोमीटर दूर पड़ता है, ठीक है। खाचरियावास सीकर के थे ये। ओके, इनका जो उपनाम है वो बाबूसा है, मतलब बाबूसा के नाम से ये जाने जाते थे। 3 बार हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जिस तरीके से आपके हरिदेव जोशी जी 3 बार बन चुके हैं, उसी तरीके से भैरों सिंह शेखावत जी भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 77 से लेके 80, 90 से लेके 92 और 93 से लेके 98। मतलब देखो, ये 5 साल, ये आपके 2 साल और ये आपका 3 साल, लगभग 3 साल, 2 साल और 5 साल, मतलब एक बार इन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। मुख्यमंत्री बनने से पहले ये राज्यसभा के सांसद थे, राज्यसभा के सांसद थे। और जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं, जब इनको मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है, राज्यसभा सांसद का पद इन्होंने छोड़ दिया था। ओके, उसके बाद में देखो 2002 से लेके 2007 तक, 2002 से लेके 2007 तक ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। हमारे भारत देश के ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं आपके 2002 से लेके 2007 तक। राजस्थान के ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 3 बार विपक्ष के नेता भी बन चुके हैं। हरिदेव जोशी 1 बार विपक्ष के नेता बने थे, 1992 से लेकर 93 विपक्ष के नेता बने थे हरिदेव जोशी। लेकिन ये भैरों सिंह शेखावत जी 3 बार विपक्ष के नेता बने थे। विपक्ष का नेता बनना भी एक तरीके से मुख्यमंत्री के बराबर ही होता है, विपक्ष का नेता भी ऐसे नहीं बना जाता है। ओके, महत्वपूर्ण घटनाएं या योजनाओं की बात करें तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे ये। यहाँ तक हरिदेव जोशी जी जो थे, यहाँ तक अपन ने जो मुख्यमंत्री देखे हैं, ये सारे मुख्यमंत्री आपके किसके थे? कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? कांग्रेस के, कांग्रेस। लेकिन ये जो भैरों सिंह शेखावत जी थे, ये कांग्रेस के अलावा जो दूसरी पार्टी थी, मतलब बीजेपी, भाजपा से बिलोंग करते हैं, मतलब गैर कांग्रेसी, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं कब? 1977 में। आगे बात करते हैं तीसरा और जो चौथा राष्ट्रपति शासन। तीसरा राष्ट्रपति शासन आपका 1980 में लगता है, चौथा राष्ट्रपति शासन 1992 में लगता है। तो तीसरा और चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो आपके भैरों सिंह शेखावत जी के टाइम पे लगता है। प्रथम मध्यावधि चुनाव कहने का मतलब विधानसभा का 5 साल पूरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही मध्य अवधि में ही चुनाव हो गए थे। तो राजस्थान में ये पहली बार ऐसी घटना हुई थी कि 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही चुनाव दोबारा से करवा दिए गए थे। तो याद रखना, प्रथम मध्यावधि चुनाव जो होते हैं हमारे राजस्थान की विधानसभा में, वो पहली बार कब होते हैं? 1980 में होते हैं। किनके कार्यकाल में होते हैं? उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैरों सिंह शेखावत जी थे। आगे बात करते हैं 1977। तो 1977 में अंत्योदय योजना की शुरुआत की जाती है। 1977 में अंत्योदय योजना की शुरुआत की जाती है। लेकिन अंत्योदय अन्न योजना के नाम से भी एक दूसरी योजना और है जो कि अशोक गहलोत जी के द्वारा चालू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना अशोक गहलोत जी के द्वारा, और अंत्योदय योजना आपके भैरों सिंह शेखावत जी के द्वारा 1977 में। इनके कार्यकाल में इतने मुख्य सचिव रह चुके हैं जो
में जो माहिर होते हैं, जो मेरे को ज्ञान देते हैं कई बार वीडियो के नीचे, तो वो एक बार इन मुख्य सचिवों को याद करें, तब भी आपको पता चलेगा। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान में अब तक 3 गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री आपके कौन है? भैरों सिंह शेखावत। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री आपके कौन है? भैरों सिंह शेखावत। दूसरे नंबर पे कौन आ जाते हैं आपकी? वसुंधरा राजे। और तीसरे आपके अभी जो महान आदमी है, सबसे महान आदमी है आपके भजनलाल। बहुत ही महान आदमी भजनलाल। क्यों बनाया गया इनको मुख्यमंत्री? इनको खुद को नहीं पता है कि मेरे को मुख्यमंत्री क्यों बना दिया गया। तो वसुंधरा राजे, भजनलाल और आपके भैरों सिंह शेखावत, ये 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रह चुके हैं अब तक हमारे राजस्थान में। तो याद रखना, भैरों सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा। ओके, आगे बात करते हैं जगन्नाथ पहाड़िया जी की। जन्म स्थान की बात करें तो भुसावर, भरतपुर में इनका जन्म हुआ था। इनका कार्यकाल 1980, 6 जून 1980 से लेके 14 जुलाई 1981। ये प्रथम दलित मुख्यमंत्री बने। दलित समाज के ये थे, दलित परिवार के ये थे। तो राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन? जगन्नाथ पहाड़िया। और अगर आपके अल्पसंख्यक या मुस्लिम मुख्यमंत्री की अगर बात कर ली जाए तो वो कौन होंगे? बरकतुल्ला खान। ये ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पूरे राजस्थान में शराबबंदी लागू कर दी थी, और साथ ही साथ बीड़ी और शराब दोनों पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था राजस्थान में। किनके द्वारा? जगन्नाथ पहाड़िया जी के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ये सदस्य रह चुके हैं। जिस तरीके से टीकाराम पालीवाल जी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं, उसी तरीके से जगन्नाथ पहाड़िया जी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद या सदस्य रह चुके हैं। ये राज्यपाल रह चुके हैं बिहार और हरियाणा के। महादेवी वर्मा पे इन्होंने टिप्पणी कर दी थी। महादेवी वर्मा की कविताएं आपने बचपन में हिंदी की किताबों में बहुत देखी होगी। तो हुआ क्या था, एक छोटी सी टिप्पणी कर दी इन्होंने कि भाई महादेवी वर्मा जी की जो कविताएं होती है वो आम जनता नहीं समझ सकती, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज होती है, थोड़ा सा इनका डीप मीनिंग होता है, तो आम जनता उनको नहीं समझ सकती। बस हल्का सा एक छोटा सा कमेंट किया था। इस कमेंट के चक्कर में हुआ क्या कि महादेवी वर्मा के जो फैन थे, जो इनके सपोर्टर थे या साहित्य को लेकर जो बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे, महादेवी वर्मा जी को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, उन आदमियों ने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ में कर दिया? आपके जगन्नाथ पहाड़िया जी के खिलाफ में कर दिया। और ये विद्रोह इतने भयंकर लेवल का उठ गया कि भाई साहब केंद्र सरकार ने आके इस मामले को शांत किया। और शांत किस तरीके से किया कि जगन्नाथ पहाड़िया जी को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा कैसे लिखते हैं भाई? जो भी है, इस्तीफा ऐसे लिखते हैं यार, इस्तीफा ऐसे लिखते होंगे। तो इनको इस्तीफा देना पड़ गया था, मुख्यमंत्री पद से इनको हटाया गया था, तब जाके ये शांत हुआ था ये विद्रोह। तो एक हल्की सी चूक जो होती है, एक हल्का सा जो एक तरीके से ये उड़ता हुआ तीर ही मान लो, उड़ता हुआ भी नहीं मान सकते इसको, क्योंकि यार इसमें कोई गलत कमेंट तो था नहीं, लेकिन देख लो बस आदमी के गाँव में बोला करे कि 10 पूंछ उठाड़ी बने जना खटे बैठे हुए जो मैंने कुत्तों खा जाए, शायद नीचे बैठे हो नहीं ऊँट पर बैठा आदमी ने कुत्तों खा जाए। तो गाँव में कहावत होया करे, जब दशा खराब होना तो कुछ भी हो उसका है। तो महादेवी वर्मा पे टिप्पणी करने की वजह से जगन्नाथ पहाड़िया जी इनको इस्तीफा देना पड़ गया था। मुख्य सचिव 2 रहते हैं, गोपाल कृष्ण और मदन मोहन। आगे बात करते हैं देखो शिवचरण माथुर, इन्होंने भी उड़ता तीर लिया था। एक शिवचरण माथुर ने भी उड़ता हुआ तीर लिया था, अब बताता हूँ मैं थोड़ी देर बाद में, है ना। तो इनका जन्म होता है गुना मध्य प्रदेश में, राजस्थान से बाहर इनका जन्म होता है गुना मध्य प्रदेश में। इनका बचपन बीतता है कहाँ पर? करौली में। स्वतंत्रता सेनानी जो माणिक्यलाल वर्मा जी थे, इनके ये दामाद थे, बेटी के हस्बैंड। माणिक्यलाल वर्मा जी की बेटी के ये हस्बैंड थे। कौन थे? आपके शिवचरण माथुर। 1981 से 85 और 88 से 89 ये 2 बार आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2008 में ये असम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इनको इस्तीफा देना पड़ा, क्यों? डीग गोलीकांड के कारण।
कब? 23 फरवरी 1985 को। डीग गोलीकांड, इसमें देखो हत्या हो जाती है। यहाँ के डीग पे जो राजा था, राजा का नाम एक्चुअली में मुझे पता नहीं है, ये जो PDF है ना, इसको PDF में थोड़ा सा एडिट करके वो नाम लिख दूंगा। वहाँ पे जो राजा थे, वो राजा क्या थे कि इस डीग जो विधानसभा है ना, इस डीग विधानसभा क्षेत्र से ये बहुत बार ये चुनकर आ गए थे, तो मतलब सपोर्ट था वहाँ के राजा को। वो राजा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे वहाँ के। तो इस टाइम पे क्या हुआ, शिवचरण माथुर थे, वो थे कांग्रेस के, और ये जो राजा थे ये किसी दूसरी पार्टी के थे। तो हुआ क्या कि डीग में वहाँ के जो राजा थे उनके पोस्टर लगे हुए थे। शिवचरण माथुर के जो समर्थक थे, या सरकार में जो क्या बोलते हैं उनको, प्रचारक होते हैं या पार्टी के जो समर्थक होते हैं, इन्होंने क्या किया, वहाँ के राजा के जो पोस्टर लगे हुए थे डीग में, वो पोस्टर फाड़ दिए। पोस्टर फाड़ते क्या हुआ, वहाँ का राजा हो गया गुस्सा बिल्कुल, और वो राजा क्या करता है, शिवचरण माथुर का हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था, तो इस हेलीकॉप्टर में गाड़ी ठोक दी। अब देखो ये तो किताबों में बातें लिखी गई है, ये एक्चुअल में क्या है मैं इतना ज़्यादा डीप में जाके पढ़ता भी नहीं इन चीज़ों को, क्योंकि भाई हमारे काम की चीज़ें नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि वो उन्होंने गाड़ी ठोक दी। गाड़ी ठोकते क्या हुआ, अब देखो उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर, और मुख्यमंत्री की हेलीकॉप्टर को ठोकने का मतलब सीधा सा मतलब यह है कि भाई सरकार के हाथ डाल दिया आपने, सरकार की कॉलर पकड़ ली। तो सरकार की कॉलर पकड़ने का मतलब यह है कि शिवचरण माथुर ने डायरेक्टली आदेश दे दिया कि बस जहाँ भी दिख जाए उसको मार डालो। तो शिवचरण माथुर के आदेश पे एक बार क्या हुआ था, वहाँ के जो राजा थे वो राजा कहीं घूमने गए होंगे, तो पुलिस ने एनकाउंटर में उनको मार दिया। अब हुआ क्या, शिवचरण माथुर तो उनको मार के क्या करने वाले थे, शांत करने वाले थे, माहौल को बदला पूरा करने वाले थे, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ के जो समर्थक थे, वो समर्थक विद्रोह खड़ा कर देते हैं, किसके खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ। मुख्यमंत्री कौन, शिवचरण माथुर। अब ये विद्रोह इतना भयंकर खड़ा हो गया कि भाई केंद्र सरकार फिर आती है और इनसे इस्तीफा मांगती है कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम बिल्कुल बचकानी हरकत करते हो, इसलिए इस्तीफा दे दो। तो शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ गया था डीग गोलीकांड की वजह से। डीग गोलीकांड इन्होंने आदेश दिया था वहाँ के राजा को, यार उनका राजा का नाम क्या था, भरतपुर, वो नाम मेरे को एक्चुअल में अभी याद नहीं आ पा रहा है। ओके, तो 23 फरवरी 1985 में डीग गोलीकांड की वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ गया था। इनके टाइम पे मुख्य सचिव कौन, मदन मोहन, आनंद मोहन और विपिन बिहारी लाल माथुर। आगे बात करते हैं। हीरालाल देवपुरा, केलवाड़ा राजस्थान के में इनका जन्म होता है, और न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री माने जाते हैं ये, क्योंकि इन्होंने मात्र 16 दिन तक ही मुख्यमंत्री के पद पे काम किया। उसके बाद में क्या होता है कि पद पे रहते हुए ही मृत्यु हो जाती है। किनकी, हीरालाल देवपुरा की, हीरालाल देवपुरा। ओके, न्यूनतम कार्यकाल मात्र 16 दिन का कार्यकाल, 23 फरवरी 1985 लेके 10 मार्च 1985। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो कि राज्य वित्त आयोग और विधानसभा अध्यक्ष दोनों पद को इन्होंने हासिल किया है, मतलब दोनों पद इन्होंने प्राप्त किए हैं। कौन से, राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, दोनों के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक ही मुख्य सचिव उस टाइम पे रहे, आनंद मोहन, क्योंकि मात्र 16 दिन था, तो 16 दिन में मुख्य सचिव आपके चेंज नहीं होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं आपकी वसुंधरा राजे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वसुंधरा राजे की बात करते हैं तो इनका जन्म आपको याद होना चाहिए, 8 मार्च 1953। कहाँ पे होता है, मुंबई में। इनका जन्म भी आपके राजस्थान के बाहर होता है। और ये जो 8 मार्च जो डेट है ना, ये जो तिथि है, तिथि क्या मतलब दिनांक जो है, इस टाइम पे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, और इसी दिन इनका जन्म हुआ। तो ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जन्मी राजस्थान की मुख्यमंत्री का नाम क्या है। ओके, तो इस तरीके से वो लाइन पूछी जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पे जन्म लेने वाली एकमात्र मुख्यमंत्री, राजस्थान की एकमात्र मुख्यमंत्री, या पूरे अगर भारत में भी अगर देखा जाए तो एकमात्र ऐसी महिला मुख्यमंत्री है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जन्म होता है। 2 बार ये हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री बन चुकी है, 2003 से लेके 8 और 2013 से लेके 18। बीच में इनका जो कार्यकाल था 8 से लेके 13, 2008 से लेके 13, इनके बीच में जो कार्यकाल था वो किनका था, अशोक गहलोत जी का था। ठीक है, और फिर आपका इनसे पहले 2003 से पहले जो कार्यकाल था वो भी किनका था, अशोक गहलोत जी का था। और 18 से बाद में भी
किनका कार्यकाल था? अशोक गहलोत जी का था। कहने का मतलब जब ये मुख्यमंत्री बनी तो पहले अशोक गहलोत जी का टाइम, उसके बाद में जब इनको हटाया गया, मतलब ये इनका कार्यकाल जब पूरा हुआ तो उसके बाद में अशोक गहलोत जी आते हैं। अशोक गहलोत जी के बाद में ये मुख्यमंत्री बनती है, इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में अशोक गहलोत जी आते हैं। कहने का मतलब एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, है ना, इस तरीके से चलता है, बीजेपी कांग्रेस इस तरीके से। 1998 के बाद में यही सिस्टम चल रहा है अपने। तो संसदीय रिकॉर्ड की बात करते हैं तो 5 बार विधायक रह चुकी है और 5 बार लोकसभा की सांसद रह चुकी है। और यही जो कंडीशन है ये अशोक गहलोत जी के भी सेम रिपीट होती है। अशोक गहलोत जी भी 5 बार विधायक रह चुके हैं और 5 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। आगे बात करते हैं, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये बनती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान में ये एकमात्र ऐसी महिला है जो कि सबसे ज़्यादा बार लोकसभा की सांसद बन चुकी है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की नेता भी ये रह चुकी है। इनके कार्यकाल के दौरान इतने मुख्य सचिवों ने काम किया है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको रटो फटाफट क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वसुंधरा राज्य और विकसित राजस्थान नाम से एक क्या है? वसुंधरा राज्य और विकसित राजस्थान के नाम से क्या है? एक किताब है। इस किताब के लेखक कौन है? विजय नाहर, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्योंकि अशोक गहलोत नहीं भाई, वसुंधरा राज्य से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन अपन को याद होनी चाहिए। तो वसुंधरा राज्य और विकसित राजस्थान नाम से एक इस टाइटल से एक किताब है जिसके लेखक हैं विजय नाहर, याद रखना। आगे बात करते हैं अशोक गहलोत जी। इन्होंने भी हमारे राजस्थान के लिए बहुत अच्छा काम करवाया है, विकास करवाया है। हालांकि देखो छोटे मोटे जो कांड वगैरह या कुछ चोरी वगैरह है ना, पेपर लीक वगैरह, ये देखो हर सरकार करवाती है। कोई सरकार सामने आ जाती है, कोई सरकार नहीं आती है, कम कोई सा भी नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत जी ने भी काम खूब करवाए हैं। इनके जन्म की अगर बात करें तो 1951 में जोधपुर में इनका जन्म होता है। इनको जादूगर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा एक चतुर, मान लीजिए पॉलिटिक्स के मामले में, राजनीति के मामले में बहुत ज़्यादा चतुर आदमी है ये, कभी भी पासा पलट सकते हैं ये, इसीलिए इनको जादूगर के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री की बात करें तो 1998 से लेके 2003 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद में 2003 से 8 कौन रहती है? वसुंधरा राजे। फिर 2008 से 2013 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं। और बीच में जो कार्यकाल था 2013 से लेके 2018, उस टाइम पे कौन रहती हैं? उस टाइम पे कौन रहती है? वसुंधरा राजे। ठीक है, 2018 से लेकर 23 तक फिर ये खुद मुख्यमंत्री रहते हैं। और 2023 के बाद में आपके सबसे बड़े महान आदमी आ जाते हैं, कौन? भजनलाल शर्मा। आगे बात करते हैं, 5 बार लोकसभा सांसद और 5 बार ये विधायक रह चुके हैं। आगे बात करते हैं, जोधपुर की जो सरदारपुरा सीट है, सरदारपुरा सीट से ये निर्वाचित होते हैं। सरदारपुरा सीट से ये खड़े होते हैं और वहाँ से विधायक ये बनते हैं। आगे बात करते हैं अपन, 25 दिसंबर 2000 को इनके द्वारा अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई। इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा उप मुख्यमंत्री बनते हैं। एक तो आपके सचिन पायलट और एक आपके कमला बेनीवाल और फिर बनवारी लाल बैरवा। ठीक है, इनके टाइम पे भी आपके मुख्य सचिव जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इनको याद कीजिए। आगे बात करते हैं अपन भजनलाल शर्मा। ये डिटेल जो है ये सामने आपके हैं, तो आप देख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, आगे क्या करेंगे। कंप्लीट हो चुके हैं अपने मुख्यमंत्री। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो रहेगा वो रहेगा आपके विधानसभा से संबंधित, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही डिटेल में आपको चीज़ें समझाई जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए